हाय दोस्तों, मैं आ गया फिर से आप लोगों से बातें करने। हम इस लाइव वीडियो के थ्रू कुछ बातें करेंगे। और आज का, जैसा कि मैंने आप लोगों को टॉपिक पहले से इन्फॉर्म कर दिया है कि आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों होता है, कितने कारणों से होता है और किस तरह से डायबिटीज़ को आप ठीक कर सकते हैं परमानेंट टीएनस के सप्लीमेंट्स और इक्विपमेंट्स की मदद से। जैसे मैं परमानेंट क्योर की बात कर रहा हूँ तो कुछ लोग सरप्राइज होंगे कि डायबिटीज़ तो परमानेंट क्योर नहीं हो सकता है। बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे इस लाइव वीडियो में। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मेरे से पहले से बात होती है, उनको तो अब यकीन है, लेकिन कुछ नए लोग भी होंगे जिनको इस बात पे यकीन नहीं होगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा लॉजिकली, क्योंकि साबित तो वो जब इस्तेमाल करेंगे तभी वक्त के साथ पता चलेगा। सबूत तो इसका वक्त के साथ मिलता है। और जो लोग इसके टेस्टिमोनियल्स देखना चाहते हैं, मेरे YouTube के चैनल पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल वीडियोस अवेलेबल हैं। हाय विनायक सर, हाय तेरिशा। तो जो भी लोग वो वीडियो देख चुके हैं कि टेस्टिमोनियल, लेकिन कई लोग तो इतने महान होते हैं कि वो टेस्टिमोनियल वीडियो देख करके उनको लगता है कि शायद ये वीडियो में बोलने वाला बंदा झूठ बोल रहा है। तो आज मैं उनको लॉजिकली और साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से टीएनस के प्रोडक्ट्स डायबिटीज़ को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज़ के बारे में बातें करेंगे और भी किसी एक दो टॉपिक पे बातें करेंगे। इससे पहले कि और भी लोग जुड़ जाएं, मैं 1-2 मिनट का और टाइम लूँगा। और इस आपसी इंटरेक्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैं 2-3 दिनों से लाइव हो रहा था और बीच बीच में कई लोगों के कॉल आ जाते थे, फ़ोन कॉल आ जाते थे और ये डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो लोगों ने मुझे सिखाया कि मेरे दिमाग में पहले आया कि मैं अगर कॉल को रोकने के लिए क्या करूं, मैं एरोप्लेन मोड में डाल दूं या फ्लाइट मोड में डाल दूं। तो लेकिन अगर फ्लाइट मोड में डाल दूंगा तो मैं वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। हाय रुचि मैम। तो वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं लाइव कैसे आऊँगा। लेकिन फिर आज मुझे किसी ने सिखाया कि अब मोबाइल के सेटिंग में, मुझे मोबाइल के फंक्शन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, तो मुझे आज किसी ने सिखाया कि आप मोबाइल की सेटिंग्स में जा करके, सिम कार्ड्स में जा करके सिम कार्ड को ऑफ़ कर दीजिए, सिम कार्ड को डिसेबल कर दीजिए। सिम कार्ड को अगर आप डिसेबल कर देंगे तो आप वाईफाई के थ्रू तो कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट से। सिम कार्ड का इंटरनेट काम नहीं करेगा। आप घर के वाईफाई के थ्रू या किसी दूसरे फ़ोन के वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बीच में कॉल्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मैंने वही किया है। आज कॉल्स की वजह से भी होपफुली कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं मेजरली। अभी टाइम हो गया 5 बज गए, हाँ बिल्कुल 5:01 हो गए। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। मेजरली हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के डायबिटीज़ क्या होते हैं? एक तो होता है डायबिटीज़ टाइप 1, सब जो मेजरली हम सब जानते हैं टाइप 1। एक तो होता है डायबिटीज़ टाइप 2 या इसको डीएम डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये डायबिटीज़ होने के रीज़न क्या है। तो एक कोई कॉमन रीज़न नहीं है। डायबिटीज़ होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है डायबिटीज़ टाइप 1 है, जिसका ठीक होना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को होता है। मेजॉरिटी को 90% लोगों को जो होता है वो डायबिटीज़ टाइप 2 होता है। अब डायबिटीज़ टाइप 1 क्या है? डायबिटीज़ टाइप 1 ही 2-3 तरह के रीजन से हो सकते हैं और डायबिटीज़ टाइप 2 के भी कई रीज़न हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 का जो सबसे प्रमुख कारण है वो होता है ऑटो इम्यून रीजन। ऑटो इम्यून सिंड्रोम होता है कि ये ऑटो इम्यून रीजन क्या होता है कि कोई भी ऑटो इम्यून सिंड्रोम क्या होता है कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, जो हमारे फाइटर सेल्स हैं, जिनका काम है शरीर में एंटीबॉडीज़ को मारना। एंटीबॉडीज़ मतलब ऐसे सेल्स जो शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं, जो शरीर में, हमारे शरीर का ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है कि ये जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स हैं वो शरीर में हमेशा घूमते रहते हैं और ऐसे सेल्स की पहचान करने में लगे रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक सेल्स नहीं हैं, जो फॉरेन बॉडीज़ हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, और वो उनको किल करते रहते हैं। कोई बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, या इस तरह से शरीर में ही अपने ही सेल्स में कोई विकार हो गया, वो एंटीबॉडी बन गए। तो जो टॉक्सिन्स की वजह से जो सेल्स बन जाते हैं, कैंसरस सेल्स होते हैं, तो वो उनको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। लेकिन हार्मोनल रीजन्स की वजह से, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स हैं वही मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, वो पहचानने में गलती करना शुरू कर देते हैं और हमारे शरीर के कुछ पर्टिकुलर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। वो जिस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिस तरह का हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिस तरह के माल फंक्शन हो रहे हैं इम्यूनिटी सेल्स में, उस पर डिपेंड करता है कि वो सेल बॉडी के किस हेल्दी सेल्स को किस
बेनिफिशियल सेल्स को, किस फ्रेंडली सेल्स को अटैक करेंगे। तो डायबिटीज़ टाइप 1 में भी यही होता है, ये एक ऑटो इम्यून सिंड्रोम है। इसमें हमारे इम्यूनिटी वाले सेल ही हमारे पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो अगर पेनक्रियाज में से बीटा सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा तो हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तब आप लोगों को मैं डायबिटीज़ समझा दूँ। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारे शरीर में ब्लड में शुगर का लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब हमारे शरीर को ग्लूकोज की ज़रूरत क्या है? क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज ही एनर्जी देता है, ग्लूकोज को ही एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और वो कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन करता है। हमारे शरीर में इंसुलिन आता कहाँ से? हमें इंसुलिन खाना या इंजेक्शन लेना नहीं पड़ता। हमारे शरीर में पेट में एक पेनक्रियाज नाम का पार्ट होता है, उसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं जिसमें से एक बीटा सेल भी होता है। उस बीटा सेल का काम है इंसुलिन को बनाना। तो अगर बीटा सेल हमारे शरीर में कम होते जाते हैं तो उसी अनुपात में इंसुलिन कम बनने लगते हैं। तो अगर आप कुछ भी खाते हैं, नॉर्मली जब किसी को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है तो हाय मैम, गुड इवनिंग। हाय योगेश सर, गुड इवनिंग। जब हम में से किसी को भी डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है तो क्या होता है कि वो मीठा खाना बंद कर देता है, चीनी खाना, मिठाई खाना या फीकी चाय पीना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं, हम कुछ भी खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, हर चीज़ में कुछ न कुछ मात्रा में ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, तो वो हमारे शरीर में जाता है। अगर हमारे शरीर में जो इंसुलिन बन रहा है वो इतना भी नहीं बन रहा है कि उस जितना हमारा शुगर का इंटेक है, जितना हमारा ग्लूकोज का इंटेक है, उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, तो वो क्या होगा, वो ग्लूकोज पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, उसका विघटन नहीं होता पूरा, तो वो ब्लड में रॉ फॉर्म में घूमता रहता है। डाइजेशन तो हुआ उस पार्ट का, वो ग्लूकोज उससे अलग हुआ, वो ब्लड में मिक्स हुआ, वो ब्लड में ही घूमता रहा। तो उसके बाद क्या होगा कि जब हम उस बंदे का ब्लड टेस्ट होता है, चाहे वो आप घर पे स्ट्रिप्स के थ्रू करें या लेबोरेटरी में हो, तो कि उसके ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़े। जब घर में भी आप टेस्ट करते हैं उसको ग्लूकोमीटर बोला जाता है, वो शुगर मीटर नहीं है, ग्लूकोमीटर, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम उसको शुगर बोलते हैं। तो वो ग्लूकोमीटर से जब हम टेस्ट करते हैं तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ आता है, जिसको हम बोलते हैं कि इसको शुगर हो गया है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात कर रहे थे, ग्लूकोज के जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो जब शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको, अब जैसे आपने ग्लूकोज, उनके शरीर में इंसुलिन नहीं होने की वजह से पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि जो शुगर के पेशेंट्स होंगे उनको एनर्जी लेवल लो फील होगा, थकान महसूस होगी, उनको प्यास बार बार लगती है। एनर्जी लेवल लो होने की वजह से, शुगर लेवल लो होने की वजह से उनको बार बार भूख लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है उनको। और अगर ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ब्लड जब फिल्ट्रेशन के लिए जाता है, जब यूरिन शरीर से बाहर निकलता है, तो उनके यूरिन के साथ भी शुगर कंटेंट बाहर आता है, जिसकी वजह से उनके पेशाब में चींटियाँ वगैरह लगने लगती है, पेशाब में भी शुगर आने लगता है, ग्लूकोज आने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसका एक वजह तो मैंने बताया कि ऑटो इम्यून सिंड्रोम है। अपने ही इम्यूनिटी सेल्स जो हैं हमारे बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो शरीर में अगर बीटा सेल्स ही कम होने लगते हैं तो फिर इंसुलिन बनता नहीं है, और इंसुलिन बनता नहीं है तो फिर उनको, उस पेशेंट को इंसुलिन, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ के आपको 99% पेशेंट ऐसे मिलेंगे जो इंसुलिन ले रहे होते हैं। कई बार ये पैदाइशी भी होता है। पैदाइशी होता है, उस केस में आपको कुछ पेशेंट्स ऐसे भी मिलेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिनका पेनक्रियाज ठीक तरह से फंक्शनल नहीं होता है या ठीक तरह से डेवलप नहीं होता है। तो उस केस में भी पेनक्रियाज बीटा सेल नहीं होने की वजह से या पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो फिर उनको बचपन से ही, जैसे वो डिटेक्ट होता है 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में या 4 साल की उम्र में, उनको इंसुलिन देना पड़ता है। कई बार ये टॉक्सिन्स की वजह से या फिर यूँ कह लीजिए कि किसी एक्सीडेंटल रीजन से भी क्या होता है कि पेनक्रियाज डैमेज हो जाता है, या पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स है वो ख़त्म हो जाता है, जो हमारे खाने पीने में टॉक्सिन्स होते हैं उसकी वजह से भी ये हो जाता है। तो उसकी वजह से जो डायबिटीज़ हो जाता है उसको भी डायबिटीज़ टाइप 1 की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन टाइप 1 वालों की संख्या बहुत कम है। वैसे तो आजकल हम लोग कोविड-19 से डरे हुए हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि डायबिटीज़ बहुत बड़ा किलर है दुनिया का, ऑलमोस्ट सबसे बड़ा किलर है दुनिया का। दुनिया भर में डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। हमारे देश को तो डायबिटीज़ का कैपिटल, इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाता है। डायबिटीज़ का कैपिटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि लगभग 25% लोग डायबिटिक हैं, लगभग 25% लोग।
यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर 140 करोड़ 135 करोड़ हमारे देश की आबादी है तो लगभग 35-40 करोड़ लोग, उससे ज़्यादा हमारे देश में डायबिटिक है। और कुछ लोग ऐसे हैं 5-10% जो प्री डायबिटिक हैं, जल्दी ही उनको डायबिटीज़ होने वाला है। क्यों, उसके भी रीजंस पे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या है कि इंडिया में। और इसके बाद जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर की जो कंडीशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, उसमें भी नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये सब कंट्रीज़ हैं। यानी जो ये पूरा का पूरा साउथ एशिया का रीजन है, ये डायबिटीज़ के लोगों से भरा हुआ है। तो अगर ये पूरा रीजन डायबिटीज़ के लोगों से भरा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ जेनेटिक भी होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो जेनेटिक कंडीशन है, जेनेटिकली हम इंडियंस या साउथ एशिया के लोग जो हैं, जेनेटिकली हम लोग डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन है, क्योंकि हम लोगों को डायबिटीज़ जल्दी हो जाता है। उसके अलावा इंडिया में एक और प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ ओबेसिटी को और डायबिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, वो ये है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा, हर चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए हमें खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए। हमारे खाने में नमक और शुगर की मात्रा भी ज़रूरत से ज़्यादा होती है, इसलिए बीपी और डायबिटीज़ के केसेस भी ज़्यादा होते हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा क्यों होती है, ये बचपन से ही जन्म घुट्टी की तरह हमें मिल जाता है। क्या होता है कि बचपन में छोटा बच्चा होता है, वो आप सब जानते हैं कि 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिएगा। तो माँ का दूध वो बच्चा जितना उसको ज़रूरत है उतना पिएगा। लेकिन बच्चा अगर किसी भी वजह से रोने लगे, मच्छर ने काट लिया, वो रोने लगा, उसको क्या करते हैं, माँ उठा के दूध पिलाना शुरू कर देती है कि शायद इसको भूख लगी है, ये चुप हो जाएगा। तो जब उसको दूध पिलाना शुरू कर देते हैं, चुप हो जाता है, क्योंकि उसका मुंह तो बंद हो जाता है, तो वो रोएगा कैसे। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि इसको भूख लगी थी, देखो दूध पीते ही चुप हो गया। लेकिन चुप इस वजह से नहीं होता क्योंकि उसको भूख लगी थी और उसको खाना मिल गया या दूध मिल गया। चुप तो इस वजह से होता है कि भाई उसके मुंह में अपने बॉटल का या ब्रेस्ट का निपल डाल दिया, वो रोएगा कैसे, उसका मुंह ही बंद हो गया, बेचारे का छोटा सा तो मुंह होता है, तो मुंह ही बंद कर दिया तो रोएगा कैसे। तो ये मान लिया जाता है। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है। अब कुछ भी हो, जॉइंट फैमिली का भी ट्रेडिशन होती है, या आजकल न्यूक्लियस फैमिलीज भी हो रही है, फिर भी माँ का, बाप का, पूरे परिवार का बड़ा प्यार होता है कि बच्चा खूब खाए, खूब तंदुरुस्त हो। तो हर कोई इसको कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करता रहता है। इंतजार नहीं करते कि बच्चा भूखा हो, मांगे तब खिलाएं उसको, या रूटीन के हिसाब से खिलाएं, या जो जिस तरह से डॉक्टर एडवाइस करते हैं उस तरह से खिलाएं। तो खिलाते रहो बस। किसी बुआ जी ने बोल दिया बच्चे को ये खिलाओ, वो भी खिलाना है। डॉक्टर ने जो बोला वो तो खिलाना ही है। पड़ोसन जो अपने बच्चों को खिलाती थी, वो बड़ी बहन जो बच्चों को खिलाती थी, उसके बच्चे बड़े हेल्दी हैं, वो भी खिलाना है। तो सारी चीज़ें, सारे एक्सपेरिमेंट, सारे गुण निकाल दिए जाते हैं बच्चे पे। तो उसको बचपन से ही ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेसिव फूड मिलता जाता है, तो उसकी बॉडी उसके लिए ही एडजस्ट हो जाती है और वो ज़्यादा खाने लगता है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि हम इंडियंस जितना खाते हैं उसमें से हमें केवल 25% की रिक्वायरमेंट है। आपने देखा होगा बहुत सारे फीमेल को खासतौर पे देखा होगा कि वो बहुत कम खाती हैं, 1 चपाती या ज़्यादा से ज़्यादा 2 चपाती खाती हैं, और वो काम करने के मामले में हमसे कम नहीं होती। पूरा दिन हाउसवाइफ हैं तो पूरा दिन घर में काम करती है, ऑफिस में भी इक्वली काम करती हैं, मेहनत करती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती है, घर में झाड़ू पोछा करती हैं। मेल तो मोस्टली क्या करते हैं, ऑफिस में काम करके आते हैं, घर पे आकर के लेट के टीवी देखते हैं, और वो खाना भी कम खाती है, फिर भी वो उसी तरह से फिट रहती है, क्योंकि उनकी बॉडी धीरे धीरे, वो करती तो ऐसा है ताकि अपने आप को फिट रख सके, स्लिम रख सके, तो ब्यूटी के चक्कर में वो ऐसा करती है, लेकिन उनकी बॉडी धीरे धीरे उस कम डाइट के लिए एडजस्ट हो जाती है, और एक्चुअल में उनकी बॉडी को उतना ही मिलने लगता है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो यानी एक तो ये रीज़न है कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली हम ग्लूकोज भी ज़्यादा लेंगे, और शरीर में नेचुरली भी उतना इंसुलिन नहीं बनता। शरीर को तो नेचर ने वैसा ही बनाया है कि जितना हमें एक्चुअल में डाइट की ज़रूरत है, एक्चुअल में ग्लूकोज की ज़रूरत है, हम उतना ही लें, उतना ही इंसुलिन बन रहा है, उतना ही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लेकिन हम ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो जो एक्सेस ग्लूकोज हम शरीर में ले रहे हैं वो तो ब्लड में आएगा ही, तो वो एक शुगर के बढ़ने का कारण वो भी है। दूसरा क्या होता है कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने में, बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर करने में यकीन नहीं करते, फिजिकल वर्कआउट करने। पुराने ज़माने में बहुत सा ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, बहुत सारे काम, मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए पुराने ज़माने में डायबिटीज़ की, शुगर की प्रॉब्लम भी कम थी। अब क्या होता है कि लोग आराम पसंद ज़्यादा हो गए हैं, और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ, साइंस के डेवलपमेंट के साथ साथ चीज़ें आरामदेह हो गई है। मुझे याद है कि मैं बचपन में 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाया करता था अपने गाँव में, जब तक मैं स्कूल में था 10th तक। उसके 9th 10th में मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, 8th तक मैं पैदल स्कूल गया हूँ। लेकिन अब नहीं, अब 2 गली छोड़ के भी स्कूल होता है, तो पेरेंट्स या तो छोड़ने जाते हैं गाड़ी में या गोद में उठा करके, या अगर थोड़ा सा भी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर भी है तो वैन या रिक्शा या स्कूल की बस होती है, कुछ होता है। तो ये बचपन से ही आदत डाली जाती है आराम की, बॉडी को आराम मिलने की।
बहुत सारे लोगों का वजन बढ़ता जाता है, प्लानिंग होती रहती है कि जिम जाएंगे, वॉक पे जाएंगे, जॉगिंग करने जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता। घर में भी एक्सरसाइज, घर में भी कोई इतना काम नहीं होता है, ऑलमोस्ट सबके घर में मेड होती है काम करने के लिए, या पहले चक्की का होता था, वो सारा कुछ तो ऑटोमेशन की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से फिजिकल वर्कआउट घटा है। अब एनर्जी की ज़रूरत आपको क्यों होती है? किसी भी इंसान को के शरीर में एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। अगर शरीर काम नहीं कर रहा है, उतना वर्कआउट नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम में वर्कआउट करने का मतलब जिम में जाके वर्कआउट करना है। घरेलू काम या डे टू डे लाइफ का जो जिसमें आपकी एनर्जी बर्न हो, कैलोरी बर्न हो, अगर कैलोरी बर्निंग वर्क नहीं हो रहा है शरीर से, तो उसको कैलोरी की ज़रूरत ही नहीं है। शरीर को कैलोरी की ज़रूरत नहीं है तो जो आपको नॉर्मल ग्लूकोज भी दे रहा है, अगर आपके शरीर में इंसुलिन भी नॉर्मल है, आपके शरीर में ग्लूकोज भी नॉर्मल जा रहा है, यानी वो जो इंसुलिन है वो उस ग्लूकोज को नॉर्मल कैलोरी में, नॉर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन उतना कैलोरी आपकी शरीर यूटिलाइज नहीं करती है, क्योंकि आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप वर्कआउट नहीं करते हैं। तो क्या होता है, धीरे 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 जो शरीर का मैकेनिज्म है, जो लिवर, मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लिवर के पास भी एक छोटा ब्रेन होता है, वो समझता है हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट को कि क्या कितना पचाना है, क्या कितना एब्जॉर्ब करना है, क्या कितना डिस्कार्ड करना है। तो वो देख लेता है कि हमारे शरीर का जिस बॉडी में वो फिट है वो लिवर, वो उस बॉडी की नीड को धीरे धीरे समझ लेता है, वो उस डायरी को समझ लेता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरी की, उसी हिसाब से ग्लूकोज को वो एनर्जी में कन्वर्ट होने देता है, बाकी ग्लूकोज। तो एक जो लेस वर्कआउट है वो भी यहाँ पे एक रीज़न है डायबिटीज़ के ट्रिगर होने का, इसकी वजह से हम डायबिटिक कैपिटल बने हैं। उसके बाद पता नहीं 26,000 या 56,000, मैं तो आज तक कंफ्यूज हूँ कि मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन हमारे देवी देवता कितने हैं एग्जैक्ट, किसी को अगर ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे तो आई एम सॉरी, बट मुझे सही में नहीं पता कि कितने देवी देवता हैं हमारे एग्जैक्ट। तो इतने सारे देवी देवता, इतने सारे पर्व त्यौहार हैं, हर पर्व त्यौहार में मिठाइयों का सेवन होता है, कोई पैदा हो, कोई पास हो जाए, कोई विदेश चला जाए, किसी का एग्ज़ाम हो जाए, किसी की शादी तय हो जाए, हम हर चीज़ में हम मिठाई के शौकीन, मीठा खाने के शौकीन हम ट्रेडिशनली भी ज़्यादा हैं, रिलीजियसली भी ज़्यादा है, तो उस वजह से भी हमारा मीठे का इंटेक ज़्यादा है। तो ये सारे कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्री को डायबिटीज़ के लिए और ज़्यादा प्रोन बना देते हैं, और इसकी वजह से हमारे यहाँ हमारा कंट्री डायबिटीज़ के कैपिटल के तौर पे जाना जाता है। 25% लोग डायबिटिक हैं यहाँ पे। तो इससे दो बातें पता चलती है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर आप इस बिज़नेस में हैं तो ये कितना बड़ा स्कोप है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 2 के क्या क्या रीज़न है। डायबिटीज़ टाइप 2 के बहुत सारे रीज़न है। ओबेसिटी, मोटापा, ओवर ईटिंग, लेस वर्कआउट, इसके अलावा पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, पैनक्रियाटिस की वजह से हो सकता है। उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम में जो डायबिटीज़ हो जाती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ उसको बोलते हैं, वो होता है। प्रेगनेंसी के टाइम में ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती क्यों है, इसका कोई पुख्ता रीज़न अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन कोई रीज़न नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों का बच्चे का वज़न ज़्यादा होता है, 9 lbs से ज़्यादा होता है, या फिर जिनका जो ओबेसिटी के कैटेगरी में होते हैं, या जिनका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, या जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो, या PCOS की प्रॉब्लम जिनको होती है, उनमें भी प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिनका जेनेटिक रीज़न है, जेनेटिकली डायबिटीज़ टाइप 2 बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। जिनका जेनेटिक रीज़न है, मदर को डायबिटीज़ था, नानी को डायबिटीज़ था, या फादर को था, तो इस तरह से ये जनरेशन्स में भी डायबिटीज़ टाइप 2 ट्रांसफ़र होता है। तो जेनेटिकली भी जिन लोगों के परिवार में पूर्वजों को डायबिटीज़ की हिस्ट्री रही है, उन लोगों को और भी सावधान रहने की ज़रूरत है। ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है। जिन महिलाओं को, जिन लड़कियों को PCOS की, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS की प्रॉब्लम है, उनको भी डायबिटीज़ होने के, प्री डायबिटिक तो वो ऑलरेडी होते हैं मोस्टली, लेकिन उनको भी डायबिटीज़ होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों को थायराइड, उनको भी डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। और अब मैंने पता नहीं सिम कार्ड ऑफ कर रखा है, फिर भी कॉल कैसे आ रही है, आई एम सॉरी, फिर से डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन सिम कार्ड ऑफ होने के बावजूद भी कॉल्स आ रही हैं। तो आई डोंट नो, आई हैव टू चेक। नेटवर्क तो नहीं दिखा रहा है, नेटवर्क के तो चारों टावर नील दिखा रहे हैं, बट आई डोंट नो कैसे कॉल आई, मे बी ये व्हाट्सएप कॉल होगी। खैर, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है। और इसके अलावा
जो डायबिटीज़ होने का रीज़न होता है वो ये होता है कि अगर आप, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, फिर से एक कॉल आ गई थी और वही कॉल थी। एक बार कट करने के बावजूद उन्होंने दोबारा कॉल कर दिया। आई डोंट नो, लोगों को एक बार कॉल कट करने के बाद समझ में क्यों नहीं आती कि कॉल कट करने का मतलब होता है कि सामने वाला कॉल आपका नहीं उठाना चाहता, चाहे जिस वजह से भी हो। वो बिजी है या नहीं उठाना चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता, नाराज़ है या आपसे नफरत करता है, आपसे जो भी रीज़न हो, एक बार कॉल कट करने के बाद मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट देखना चाहिए अपना। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे इतने सारे रीज़न हैं डायबिटीज़ के लिए। अब हम चलते हैं डायबिटीज़ के क्योर की तरफ। बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारी विधाएं हैं। एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, आयुष के अंदर बहुत सारा कुछ है जिसको हम फॉलो करते हुए TCM है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो डायबिटीज़ के लिए कुछ न कुछ बनाती हैं। आपने टीवी पे ऐड देखा होगा BGR34 का, IME9 का। उसके बाद आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के एम्वे के मधुनाशिनी का नाम सुना होगा। आपने पतंजलि के मधुनाशिनी का नाम सुना होगा। इस तरह से बहुत सारी, शुगर निल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्योंकि डायबिटीज़ का, जैसे मैंने डायबिटीज़ शुगर का कारोबार बहुत बड़ा है। 25-30 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट तो, 35 करोड़ के करीब पेशेंट तो करीब इंडिया में है। तो इसका कारोबार बहुत है, इसलिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायबिटीज़ के क्योर के सो कॉल्ड बिजनेस में आई हुई हैं। लेकिन एक बात हम सोचते हैं कि अगर डायबिटीज़ होने के रीज़न इतने सारे हैं, 8-10 रीज़न हैं कॉमनली नोन जो रीज़न है डायबिटीज़ होने के, अगर रीज़न इतने सारे हैं तो एक ही दवाई कैसे सभी रीज़न पे काम कर सकती है? आई डोंट अंडरस्टैंड। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे BGR34 या IME9 का भी बहुत नाम सुना होगा आपने, या एम्वे का प्रोडक्ट है मधुनाशिनी की। ज्योति चौहान जी ने लिखा, सर प्लीज़ एक्सप्लेन टाइप 1 एंड टाइप 2 डिफरेंस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं मैम, और रीजन भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस तो दोनों में कुछ नहीं होता है। डिफरेंस दोनों ही डायबिटीज़ है, दोनों में ही शुगर लेवल बढ़ता है। लेकिन टाइप 1 में जो आपके बीटा सेल्स ख़त्म होने लगते हैं बुरी तरह से, अपना ही बॉडी उसको ख़त्म कर रहा होता है, अपना ही इम्यूनिटी सिस्टम, तो बहुत ज़्यादा ख़त्म होने लगते हैं, या आपका पेनक्रियाज बीटा सेल फंक्शनल ही नहीं होता, तो उसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उसमें इंसुलिन तुरंत ही देना होता है। और टाइप 2 में ऐसी हालत बहुत टाइम के बाद आती है या कभी कभार नहीं भी आती है। क्या, तो हम इलाज की बात कर रहे थे। जैसे हमारे पास भी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है जिम्निमा। जिम्निमा एक्चुअल में एक प्लांट का नाम है जिसको जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे उसका साइंटिफिक नेम है। उसको हिंदी में गुड़मार के नाम से जाना जाता है। जो लोग जड़ी बूटियों के बारे में नॉलेज रखते हैं वो जानते होंगे गुड़मार बूटी के बारे में। और आपको मैं बता दूं कि जो जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे है वो हमारे यहाँ तमिलनाडु और केरला के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में या श्रीलंका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये अलग बात है कि इसको किसी और देश की कंपनी ने पेटेंट करा रखा है, और यही जिम्निमा का मेन इंग्रेडिएंट है। लेकिन जिम्निमा की एक खूबी है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि जिम्निमा की क्या खूबी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो BGR34 है, IME9 है, एम्वे की मधुनाशिनी है, या जो पतंजलि की मधुनाशिनी है, इन चारों के साथ मैंने इसका कंपैरेटिव स्टडी किया है, क्योंकि ये चारों बड़े ब्रांड हैं और इनका सेल्स ज़्यादा है। और बहुत सारी चीज़ और भी कंपनीज ने यूज़ किया होगा जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे को अपने, ये चारों भी जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे को अपने मेन इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं डायबिटीज़ की दवाई में। तो उसके लिए मैं आपको जो मैंने कंपैरेटिव स्टडी किया वो मैं बताऊंगा। जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे का जो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला डिस्क्लोज करना सही नहीं होगा ऑनलाइन, वो तो मुझे गुड फेथ में अपनी R&D कंपनी ने बताया। लेकिन जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आप उसके हिसाब से भी जा सकते हैं और जो कंटेंट है वो देख सकते हैं। तो जो एक बेसिक फार्मूला है वो जिम्निमा के जो प्रॉपर्टीज़ है, वो जिम्निमा की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो शरीर में शुगर के इंटेक को रेगुलेट करता है। वो गुणमार होता है, वो शुगर विध्वंसक उसको बोला जाता है कि वो शुगर को ख़त्म कर देता है, इसलिए हिंदी में उसको गुणमार बोला जाता है, शुगर विध्वंसक। तो वो शुगर को ख़त्म करता है बॉडी में। इसके अलावा क्या करता है, वो शुगर की क्रेविंग को, उसका टेस्ट ऐसा होता है, उसकी शुगर की क्रेविंग को भी रोकता है। जो खाने की जो क्रेविंग होती है मीठा खाने की, उसको भी रोकता है। ये दोनों चीज़ें इसकी क्वालिटी हैं। इसके अलावा अगर उसको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, अगर उसको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो वो लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है, गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम दे सकता है। अगर उसको कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये जो शुगर विध्वंस करने की जो उसकी क्षमता है वो तो रहेगी,
लेकिन उसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसके लिए वो डायबिटीज़ के लिए सबसे सक्सेसफुल माना जाता है। वो प्रॉपर्टी होती है बीटा सेल, पेनक्रियाज में बीटा सेल को रीजनरेट करने की। अगर उसको कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा तो वो पेनक्रियाज में बीटा सेल को रीजनरेट नहीं कर पाता है। अगर पेनक्रियाज में बीटा सेल रीजनरेट नहीं होंगे तो हो सकता है जो दूसरे ब्रांड के जिम्निमा हैं जिसमें वो कम मात्रा में यूज़ किया गया है, जो उसका एक्चुअल फॉर्मुलेशन है उससे, तो वो शुगर को कंट्रोल तो कर ले। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो BGR34 या IME9 6 सालों से खा रहे हैं, 4 सालों से खा रहे हैं, या पतंजलि की मधुनाशिनी 5 साल से खा रहे हैं। वो 5 साल से 6 साल से क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वो उसका कंट्रोल, तो अगर नहीं कंट्रोल हो रहा होता, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा होता तो वो नहीं खाते होते, उसको छोड़ देते। तो कुछ लोगों को इससे फ़ायदा तो होता है लेकिन वो ठीक नहीं होता। लेकिन आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो जिम्निमा को 2.5-3 साल से ज़्यादा से खा रहा हो। इतने दिनों में वो मोस्टली क्योर कर देता है 90% लोगों को जिनका बहुत कुछ दूसरा प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा उसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई गई है, जैसे अल्फा लिपोइक एसिड मिलाया गया है, SLS डाला गया है, कि कुछ लोगों का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है बॉडी का या लिवर का वो डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि अगर आपका लिवर पूरी तरह से किसी चीज़ को नहीं पचा पाता है, मान लीजिए आपको 500 mg चाहिए जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे पेनक्रियाज में बीटा सेल रीजनरेट करने के लिए, 500 mg ले तो रहे लेकिन आपका लिवर पचाता आधा है, मिलेगा 250 mg है। तो इसीलिए जब TCM काम करता है तो वो कॉम्बिनेशन में काम करता है। अब मैंने आपको बताया कि कई सारे रीज़न होते हैं। आपने किसी को जिम्निमा भी दिया होगा, कुछ लोगों को बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जिम्निमा से नहीं आए होंगे। हमारे जिम्निमा की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ लोगों के केस में ऐसा भी होता है। और ज़्यादातर लोग जो बाहर एम्बे का या पतंजलि का या BGR34 या IME9 यूज़ करते हैं, कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा देता है, लेकिन कुछ लोगों को तो ये एक मेडिसिन है जो सारी कंपनीज देती है, जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे के ऊपर डिपेंड करती है और जिम्निमा TNS के पास भी है। तो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ टाइप 2 की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ मेलिटस की प्रॉब्लम है और वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, उनका लिवर भी सही कंडीशन में है, ओबेसिटी भी नहीं है उनको, वो फिजिकल वर्कआउट में भी कोई कमी नहीं रखते, तो ऐसे सारे जो आइडियल कंडीशन है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, ध्यान रखिए, नोट कीजिए, मार्क माय वर्ड्स नोट कीजिए कि ऐसे लोग जिनको शुगर की प्रॉब्लम तो है, यानी बीटा सेल का काउंट पेनक्रियाज में कम हुआ है, यानी जो ग्लूकोज का कन्वर्शन है कैलोरी में वो कम होता है, लेकिन ना तो वो ओबेसिटी में है, ना कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, ना PCOS है, ना वो उनका फिजिकल वर्कआउट कम है, ना उनका कोई हेरिडेटरी रीज़न है, ना ये टाइप 1 है यानी उनको ऑटो इम्यून सिंड्रोम है। ये सारी जब आइडियल सिचुएशन है और तब अगर डायबिटीज़ हुआ है तो ये जिम्निमा अकेला या IME9 या BGR34 या मधुनाशिनी एम्बे का हो या पतंजलि का या कोई होम्योपैथी या कोई एलियोपैथी या कोई भी जो मेडिसिन है वो काम करेगी। अब एलोपैथी मेडिसिन में क्या होता है कि वो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे हैं लाइव या बाद में इस वीडियो को देखे होंगे, उन्होंने कभी टमटम की सवारी की होगी, इक्का टमटम या घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, उसकी सवारी की होगी। उसको एक घोड़ा खींचता है। अब कभी जब घोड़े को भूख लगी हो या जब आप हल चलाते हैं, आपने देखा होगा किसानों को बैल के साथ हल चलाते हैं, तो अगर बैल को भूख लगी है तो वो चलना बंद कर देता है, रुक जाता है, घोड़ा रुक जाता है। रुकने के बाद वो कोचवान क्या करता है, उसको चाबुक से मारता है, वो फिर चलने लगता है। तो क्या चाबुक खाने से उसकी भूख मिट जाती है? नहीं, भूख नहीं मिटती, वो चाबुक के डर से चलता रहता है। तो जो हम टैबलेट्स लेते हैं एलोपैथी की डायबिटीज़ होने के बाद, हमारे पेनक्रियाज की कैपेसिटी तो नहीं है कि वो उतना इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके जितना कि हमारे को चाहिए, लेकिन वो जो टैबलेट्स होते हैं वो चाबुक की तरह काम करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं पेनक्रियाज को ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। तो बेचारा कम कैपेसिटी के साथ ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता रहता है। तो भूखा घोड़ा कितनी दूर गाड़ी खींचेगा? तो वही पेनक्रियाज का हाल हो जाता है, उसको कैपेसिटी नहीं है, कितने दिन तक आप उससे, तो धीरे 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 क्या होता है, उसकी कैपेसिटी और कम होती जाती है, वो उसकी कंडीशन और डिटेरिएट होती जाती है। तो धीरे 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 क्या होता है, आपकी दवाइयाँ बढ़ती जाती है, आपकी कंडीशन ख़राब होती जाती है, आपकी दवाइयाँ बढ़ती जाती है। जब कंडीशन ख़राब होती जाती है, दवाइयाँ बढ़ती जाती है, तो एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि जब आपको इंसुलिन लगने लगता है। अब डायबिटीज़ अपने आप में कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बहुत सीधा साधा नेब छोटा भोला वाला बच्चा है ये केवल एनर्जी लेवल आपका कम करता है।
और कुछ नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम है डायबिटीज़ के लिए जो दवाइयाँ यूज़ की जाती है उनमें, डायबिटीज़ की वजह से जो दवाइयाँ यूज़ की जाती है वो मोस्टली आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं। सारी दवाइयाँ, आप जो दवाइयाँ जो एलोपैथी में इस्तेमाल होती हैं, आप उन सब का नाम डाल करके गूगल करके उनके साइड इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। ब्लड कैंसर तक हो सकता है। उसकी वजह से विजन की प्रॉब्लम होती है, आँखों में काले धब्बे स्पॉट्स दिखने लगेंगे, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, रेटिना की प्रॉब्लम होती है वो। इसके अलावा आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, इसीलिए किडनी की उस पर्टिकुलर बीमारी को जो डायबिटीज़ की वजह से होती है उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी ही कहा गया है। एक अलग से बीमारी है क्योंकि ये डायबिटीज़ की वजह से होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ही होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। उसके बाद सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। उसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से ब्लॉकेजेज आ जाती है पूरे शरीर में, और उसके डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर ब्लॉकेजेज हो गया तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है, पैरालिसिस का अटैक हो सकता है, हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज हुआ तो हार्ट अटैक हो सकता है। यानी डायबिटीज़ इस तरह से मारता है लोगों को। डायबिटीज़ डायरेक्टली नहीं मारता, डायबिटीज़ का पेशेंट हार्ट अटैक से मरेगा, डायबिटीज़ के पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, उसके ब्लड का डायलेशन कम होता जाता है, थिक होता जाता है, तो उसको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, किडनी ख़राब हो जाती है, फिर वो बेचारा डायलिसिस पे जाता है और कुछ दिनों के बाद मर जाता है। तो किडनी की प्रॉब्लम कहा जाता है किडनी की वजह से मरे, नहीं। जब आप नहीं चाहते कि कॉल्स आए तब और ज़्यादा कॉल्स आती है। अगेन सॉरी, फिर से एक कॉल आ गई थी। तो ये जो डेथ्स हैं हमारे देश में ना, बोला जाता है कि डायबिटीज़ की वजह से डेथ नहीं हुई, ये हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई, ये पैरालिसिस के अटैक की वजह से डेथ हुई, ये ब्रेन हैमरेज की वजह से डेथ हुई, ये किडनी के प्रॉब्लम की वजह से डेथ हुई। लेकिन आप देखेंगे तो ऐसे 50 से 60% जो ये 4 रीजन से जो डेथ होती है उसमें 50 से 60% केसेस के बैकग्राउंड में डायबिटीज़ होता है। ये बीमारियां हुई डायबिटीज़ की वजह से होती है, तो हम उनको उसकी वजह से मानते हैं, तो इसीलिए डायबिटीज़ के हिस्से से डेथ्स कम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से जो पूरे विश्व में अभी तक 27,000 मौतें हो चुकी है, उसमें 17-18 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनको बैकग्राउंड में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है, उनका शुगर का हिस्ट्री। तो ये शुगर आपके पूरे शरीर को लाचार बना देता है। अगर लोअर लिम्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं, आपका पैर सुन्न होने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होने की वजह से सेल्स का रीजनरेशन बंद हो जाता है, पैर सड़ने लगता है, कहीं कोई घाव हो जाए तो वो ठीक नहीं होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ के पेशेंट्स को होने लगती हैं। जो जोड़ों में होता है जकड़न शुरू हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी, इम्पोर्टेंस हो जाता है। जिन लोगों को कम उम्र में महिलाओं को हो जाता है उनको बच्चे पैदा होने में दिक्कत होती है क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम से पैदा कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ और उसके दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से होती है। इसीलिए जब हम बात करते हैं TCM थेरेपी की जो TNS फॉलो करता है, तो सबसे पहली बात तो अगर एक नॉर्मल जो बेसिक शुगर टाइप 2 जिसको बोलते वो है, तो शायद बाहर की जो आयुर्वेदिक या हर्बल दवाइयाँ हैं जो जिम्निमा सिल्वेस्ट्री को बेस करके बनी है, जैसे IME 9, विजया 34 या पतंजलि का मधुमासन, वो सब काम करे, लेकिन वो परमानेंटली उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो TNS के जिम्निमा का कॉम्बिनेशन बनाया गया है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी, क्योंकि अगर कम मात्रा में डाला तो वो क्या करेगा, ठीक नहीं करेगा। ज़्यादा मात्रा में डाला तो लिवर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, तो लिवर पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, फिर भी पूरा फ़ायदा नहीं है, तो फिर भी ठीक नहीं करेगा। तो इसीलिए इसमें जो जिम्निमा सिल्वेस्ट्री है उसमें इतनी मात्रा में डाला गया है कि वो पूरी तरह से पैदा तो करे लेकिन वो लिवर को नुकसान पहुंचाएगा। तो उसको बचाने वाला भी उस सप्लीमेंट में इंग्रेडिएंट डाला गया है कि वो एसिडिटी को कंट्रोल करके रख सके, ओबेसिटी पे भी काम करे, लेकिन फिर भी ये हर मामले में कारगर नहीं हो सकता। जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है टाइप 1 डायबिटीज़, उसमें आपको कुछ दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापा है, फैटी लिवर है, लिवर पे पेट निकला हुआ है, लिवर पे फैट जमा हो गया है, पेनक्रियाज में बीटा सेल सफिशिएंट है, लेकिन बीटा सेल पेनक्रियाज का जो फंक्शन होता है फूलने पिचकने का, उसकी वजह से उसमें से वो उस फंक्शन के फलस्वरूप उसका बीटा सेल इंसुलिन रिलीज़ करता है, लेकिन लिवर पे फैट जमा होने की वजह से उसने पेनक्रियाज के लिए जगह कम कर दिया। अब पेनक्रियाज को फंक्शन करने के लिए पूरी जगह नहीं मिल रही। तो अगर लिवर पे फैट है तो दो, एक तो वो प्रॉब्लम हो गई, दूसरा लिवर पे जो लिवर का जो आउटर सेल होता है उस पर फैट जमा होता है। तो जो कोई भी चीज़ आप खाते हैं जिसमें शुगर को वो डाइजेस्ट करके कैलोरी में कन्वर्ट करेगा इंसुलिन के साथ में, वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता, तो फैटी लिवर की वजह से भी शुगर लेवल ट्रिगर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो फैटी लिवर हो गया तो उसको कम करना है। तो जो TNS की BCM मशीन है,
तो आप जो भी ऐसे पेशेंट देखिए जिनका ये देखिए कि इनके शरीर में चर्बी ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है और इनका फिजिकल वर्कआउट कम है, तो उनको आप BCM मशीन देते हैं। BCM मशीन क्या करता है? आपने देखा होगा कि नॉर्मली डॉक्टर्स भी जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, खासतौर पर डायबिटीज़ टाइप 2 के, उनको सलाह देते हैं कि आप वॉक किया करो या जिम जाकर के एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, कैलोरी कंजम्पशन शरीर की बढ़ाओ, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करो, डाइजेशन इंप्रूव करो। ये 3 चीज़ें फ़ायदा होता है। तो जो हमारा BCM मशीन है वो 3-4 फंक्शनों पे काम करता है। एक तो उस पर 15 मिनट खड़ा होना 3 से 4 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक के बराबर कैलोरी बर्न करता है। तो आपके शरीर की कैलोरी कंजम्पशन बढ़ गई। कैलोरी कंजम्पशन बढ़ते ही आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम होने लगा, फैट कम होने लगा और आपका वजन कम होने लगा। अगर आपका फैटी लिवर है तो वो भी कम होने लगा। तो उसकी वजह से जो शुगर पे असर पड़ रहा है वो भी कम होने लगा। उसके बाद उसमें एक्यूप्रेशर प्लेट है जो एक साथ 100 से ज़्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करता है। तो आपके पैरों में पेनक्रियाज का और शुगर का भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो वो उसको भी स्टिमुलेट करता रहता है और बहुत सारे और भी हार्मोन को रिलीज़ करने वाले पॉइंट्स को स्टिमुलेट करता रहता है। तो सब एक कॉम्बिनेशन में काम करते हैं और डायबिटीज़ के ऊपर अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत जल्दी डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल में आ जाता है। जब TCM के थ्रू कोई भी TCM का एक्सपर्ट या TNS का डिस्ट्रीब्यूटर आपका डायबिटीज़ ठीक करने की बात करेगा तो शुरुआत में आपके शुगर लेवल पे वो काम नहीं करता है। हमारा पर्पस होता है सबसे पहले आप अगर कोई एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको बंद कराना, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं और एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो आपकी जान जाने का कारण शुगर नहीं बनेगा, आपकी जान जाने के कारण वो मेडिसिन बनेंगे। तो हमारा प्रयास रहता है कि पहले 1, 2, 3 या मैक्सिमम 6 महीने में आप चाहे मेडिसिन ले रहे हो या इंसुलिन ले रहे हो वो बंद हो जाए। उसके बाद 1.5 साल 2 साल का और टाइम लगेगा, उसके बाद केवल दवाएं लेनी होती है या थेरेपी लेनी होती है और वो बंद हो जाता है। अब जिन लोगों को पेनक्रियाटिस की प्रॉब्लम है, वजन भी सही है, फिटनेस भी सही है, वो वॉक भी करते हैं, डाइट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेनक्रियाज का फंक्शन ठीक नहीं है, पेनक्रियाटिस जो पेनक्रियाज जो ऑर्गन है वही उसी में प्रॉब्लम है, पेनक्रियाटिस की प्रॉब्लम है, तो आप उनको एक्यूलाइफ से हाथों पे चेक कीजिए। यहाँ पे इस एरिया में पेनक्रियाज का पॉइंट होता है, वहाँ पे चेक कीजिए। अगर वहाँ पे आपको देखिए शुगर एक्यूलाइफ का शुगर, ये जो हमारे हाथों के आप देखेंगे यहाँ पे ब्लड शुगर का पॉइंट है, यहाँ पे पेनक्रियाज का पॉइंट है और यहाँ पे डायबिटीज़ का पॉइंट। अब तीनों जगह चेक करेंगे तो किसी बंदे को शुगर की प्रॉब्लम होती है, लेकिन करंट तीनों जगह नहीं आएगा या तीनों जगह सिमिलर नहीं आएगा। अलग अलग रीजन से अलग अलग जगह पे करंट आ सकता है। तो जहाँ पे भी आ रहा है, जिसको पेनक्रियाटिस की प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे आएगा, उसको यहाँ पे थेरेपी देना शुरू कीजिए, बाकी दोनों जगहों पे भी दे सकते हैं। तो इससे भी उसका पेनक्रियाज ठीक होना शुरू करेगा और साथ में जिम्निमा देते रहिए, उसका शुगर ठीक होगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ में कुछ चीज़ें, जैसे कुछ लोग हैं जिनका बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत टाइम से उन्होंने बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन खा ली हैं, तो उनके जो लिवर की कंडीशन होती है या जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से भी शुगर ट्रिगर होता है। कैसे होता है वो मैं बताया। तो हमारे शरीर को पूरा जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो हर 2 घंटे में फील होती है, इसलिए कहा जाता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो जो लोग खाते हैं, हमारे शरीर में जो हमारे लिवर में छोटा दिमाग होता है, वो जो एक्सेस चीज़ें होती है जो हमारे शरीर के रिक्वायर्ड नहीं होती उसको डिस्कार्ड कर देता है, जिससे एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर सब वो डिस्कार्ड कर देता है, वो निकल जाता है। तो जिसका डाइजेशन सिस्टम पूरा सही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जो एक्स्ट्रा बाहर निकलने का जो रास्ता है पूरा साफ है, क्लियर है, जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत नहीं है, वो तो बाहर निकल जाता है मलदार के पास तक। लेकिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो छोटी आंत बड़ी आंत में अटक जाता है खाना। तो जब शरीर को दोबारा 2 घंटा, हर 2 घंटे पे तो कोई नॉर्मल इंसान खाता नहीं है, हर 2 घंटे पे कौन खाता है। तो जब इंसान को दोबारा भूख लगती है तो क्या होता है कि शरीर को तो चाहिए खाना कहीं से, तो शरीर को खाना चाहिए, तो वो क्या करता है, शरीर में जो लिवर है वो शरीर में खाना ढूंढता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो उसको वो खाना आंतों में, लार्जर इंटेस्टाइन और स्मॉलर इंटेस्टाइन में फंसा हुआ मिल जाता है, वो उसी को दोबारा से डाइजेशन प्रोसेस में ले आता है। और उसमें क्या होता है, उसमें तो सब कुछ एक्स्ट्रा ही है। फैट एक्स्ट्रा जो आपके शरीर को जरूरी नहीं था, यानी आपके शरीर का फैट बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा जो आपके शरीर को जरूरी नहीं था, तो आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और उसके अलावा शुगर एक्स्ट्रा, तो आपके शरीर का शुगर बढ़ेगा। तो इसकी वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से मोटापा भी बढ़ता है और शुगर भी बढ़ता है। मोटापा क्यों बढ़ता है, उसके 2 रीज़न है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। कॉन्स्टिपेशन, जब इंसान के शरीर को कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कैलोरी क्या करता है, या तो उसको खाना मिल जाए हर 2 घंटे में तो उसको कैलोरी मिल जाएगी, नहीं
तो वो क्या करता है, जो शरीर में जो स्टोर्ड फैट है उसको बर्न करता है, कैलोरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसको इंटेस्टाइन में ही फंसा हुआ खाना मिल जाएगा तो वो स्टोर्ड फैट को बर्न नहीं करेगा। तो यानी अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है तो एक्स्ट्रा फैट बॉडी को मिल भी रहा है और जो स्टोर्ड फैट है वो बर्न भी नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से भी, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी बीमारियां बढ़ने लगती है। तो यह आपका डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस तरह के जिनको बोले जाते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिजीजेस। तो इस केस में आपका जो डाइजेशन है और आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो जो BCM है, BCM क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है। जो शरीर में फंसा हुआ मल है आपकी आंतों में उसको बाहर निकालता है। तो जैसे ही आपका पेट साफ रहने लगता है, शुगर लेवल अपने आप ही थोड़ा बहुत उससे भी नीचे जाता है। इसके अलावा आप एक्यूलाइफ की थेरेपी भी दे सकते हैं। लेकिन जो लोग ये नहीं, शुरुआत में ही आपको सबसे पहले क्या करना है, तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आप उसको फाइबर दे सकते हैं। शुरुआत में जब आपके पास कोई पेशेंट आता है डायबिटीज़ का, या हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो शुरुआत में आप उसको फाइबर दे सकते हैं। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम उनको ज़्यादा है तो वो जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे को पूरी तरह से काम नहीं करने देगा, वो एसिड उसके गुण को, प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनको साथ में आप FOS दे दीजिए। कुछ लोग आपको कंप्लेन करेंगे कि डायबिटीज़ खाने के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम, अगर वो बहुत ज़्यादा होती है तो उनको सुबह बोलिए कोई भी एंटासिड टैबलेट ले लें। बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर भी बहुत सारी जो मेडिसिन लिखते हैं तो सुबह खाली पेट में खाने के लिए एंटासिड टैबलेट देते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन के साथ ये होता है, तो इसमें कोई चिंता करने की या घबराने की बात नहीं है। लेकिन आप उनको बोल सकते हैं कि वो साथ में FOS पाउडर ले लें। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा कारगर होता है कि अगर आप उनको चिटोशन दे दें। चिटोशन देने से उनको क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप उनको जिम्निमा के साथ चिटोशन भी देते हैं तो चिटोशन दो तरह से काम करता है। तो चिटोशन दुनिया का सबसे अच्छी क्वालिटी का फाइबर है, तो वो पेट की सफाई करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। दूसरा, चिटोसन में एक क्वालिटी ये है कि ये पेट के pH वैल्यू को भी नॉर्मल करता है, पेट के अंदर के एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बनाता है, तो डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। उसके अलावा अल्कलाइन होने की वजह से ये लिवर की कंडीशनिंग शुरू करता है। चिटोसन में कुछ ऐसे भी हर्ब्स डाले गए हैं जो लिवर को रिजुविनेट करना शुरू कर देते हैं, पुनर्जीवित करना शुरू कर देते हैं। तो डाइजेशन जैसे इंप्रूव होता है, पेनक्रियाज में बीटा सेल का रीजनरेशन इंप्रूव हो जाता है। कुछ लोग हैं जो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, जिनका खाना पीना अच्छा नहीं है, या बीमार हैं बहुत टाइम से, या डायबिटीज़ की वजह से उनकी बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, या बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है। ऐसे केसेस में उनकी जो बॉडी की जो सेल के रीजनरेशन की कैपेसिटी है वो बहुत ड्रास्टिकली नीचे चली जाती है। तो हो सकता है उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन उसके शरीर में जो नॉर्मल चैनल में जो बीटा सेल रीजनरेट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो अगर आप उनको जिम्निमा देंगे भी तो वो उतना बीटा सेल रीजनरेट नहीं कर पाएगा कि बहुत जल्दी कुछ रिजल्ट दिख सके या वो क्योर हो सके। तो उनको साथ में अगर आप सेल रिजुविनेशन, ऐसे लोगों का शुगर लेवल मोस्टली बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो अगर उनको आप साथ में जिंक और सेल रिजुविनेशन दे दें। जिंक के बारे में आप जानते हैं कि वो सेल्स के रीजनरेशन को प्रमोट करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, किसी भी तरह के बॉडी में ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ऑब्वियसली वो सेल्स के रीजनरेशन, सेल्स के ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। और सेल रिजुविनेशन तो है ही, फेमस ही है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है हमारा सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स, कि वो हमारे बॉडी की सेल के रीजनरेशन की कैपेसिटी को 6 गुना तक बढ़ा देता है। तो खासतौर पर ऐसे लोग जो हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट, हाई ब्लड शुगर लेवल से पीड़ित हैं, उन लोगों को अगर आप जिम्निमा के साथ शुरुआत में सेल रिजुविनेशन भी देना शुरू कर देते थे। ये सारा जो प्रोसेस है ये मैं केवल शुरुआत के 6 महीने के लिए बता रहा हूँ, जब तक हम उनकी एलोपैथी दवाई बंद करके डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर लेते। बाकी पूरी ज़िंदगी केवल एक अकेला जिम्निमा खाना है। तो उनको आप सेल रिजुविनेशन दे दें साथ में, तो उससे भी फ़ायदा होगा। उसके बाद आपके पास एक ही केस बचता है, वो है टाइप 1 वाला। टाइप 1 जो ऑटो इम्यून वाला। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम कोई भी हो, जैसे मैं कई बार क्लेम करता हूँ कि TCM की मदद से, TNS की मदद से सारी बीमारियाँ ठीक की जा सकती है। लोगों को लगता है कि ऑटो इम्यून तो लाइलाज बीमारी है, चाहे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो, टाइप 1 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, या और भी बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। क्योंकि अपना ही इम्यूनिटी सेल अगर उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है तो रोकेंगे कैसे? शरीर में कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। अब मान लो कि शरीर में कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, उसको वो आपके शरीर के किसी दूसरे सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपको बीमार कर रहा है। तो आप वो कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसी वैक्सीन दे देंगे जिसकी वजह से वो वायरस या बैक्टीरिया मर जाएगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऑटो इम्यून के मामले में क्या है कि आपके शरीर को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो वही सेल है जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी दवाई या वैक्सीन से उस सेल को मारना शुरू कर देंगे तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आप खुद वैसे ही और बीमारियां हो जाएंगी फिर। यानी अगर खुद ही अपना कोई बंदा अगर अपना ही गला दबा रहा हो तो आप उसको कौन बचाएगा फिर उसको? तो ऐसा नहीं है।
अगर कोई अपना ही बंदा अपना ही गला दबा रहा है, जब सुसाइडल टेंडेंसी होती है, बोलता है कोई बंदा सुसाइड ही करना चाहता है, तो उसको कौन रोक सकता है? बहुत सारे तरीके, लेकिन क्या उसको रोकने का तरीका नहीं है। तो वहाँ पे एलोपैथी मेडिसिन ने अपने हथियार डाल दिए कि भाई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। जो शरीर में जो इम्यूनिटी सेल्स हैं, जो इम्यूनिटी फाइटर सेल्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको किसी भी सेल्स को मारने की प्रेरणा कौन देता है? उनको कमांड कौन करता है? उनको कंट्रोल कौन करता है? वो होते हैं हमारे हार्मोन्स और हमारा ब्रेन। अगर जो ये कॉर्डियल रिलेशनशिप है, हार्मोन्स, ब्रेन की हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने की, प्रोड्यूस करने की और फंक्शन करवाने की एबिलिटी, और हमारे फाइटर सेल्स का कोऑर्डिनेशन, ये जो तीनों का कोऑर्डिनेशन है, जो कॉर्डियल रिलेशन है, इसको अगर समझा जाए, इसको अगर कंट्रोल किया जाए, इसको अगर रेगुलेट किया जाए, इसको ठीक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक तो वो है ही। तो जब इसको रेगुलेट किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये काम कर रहा है। और इस वजह से हम ऑटो इम्यून सिंड्रोम को, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनको मोस्टली 90% केसेस में वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है, डायबिटीज़ तो ये जल्दी ठीक नहीं होता, 2.5 से 3 साल इसमें भी लगते हैं, लेकिन सबसे पहला हमारा काम है उसका इंसुलिन डिपेंडेंसी ख़त्म करना, कि वो इंसुलिन उसका बंद हो जाए। इंसुलिन बंद हो जाए तो उसके लिए क्या करना होगा कि उसके शरीर में जो सेल्स के जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, सेल्स के डिस्ट्रक्शन के रेट से, तभी बीटा सेल शरीर में बचेंगे। मान लीजिए कि जो उसके इम्यूनिटी सेल्स हैं वो उसके बीटा सेल को 10 लाख सेल को रोज़ मार रहे हैं, तो अगर आप बीटा सेल की रीजनरेशन कैपेसिटी को 10 लाख की बजाय 20 लाख कर देते हैं दिन भर में, तो 20 लाख अगर दिन भर में नए मर रहे हैं और 10 लाख नए बन रहे हैं और 10 लाख अगर मर भी रहे हैं, तो क्या होगा? 10 लाख तो बचेंगे, 10 लाख बचेंगे, यानी उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आपको मल्टीपल ड्रग थेरेपी पे जाना पड़ता है। आप उसको जिम्निमा देंगे, आप उसको स्पाइरुलिना देंगे, आप उसको सेल रिजुविनेशन देंगे, आप उसको जिंक देंगे फुल डोज। उसके बाद दूसरी बात पे चलते हैं कि उसका जो है हार्मोनल फंक्शन में प्रॉब्लम है, तो उसके हार्मोन्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए क्या करेंगे? ओमेगा और जिंक तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, ओमेगा देंगे और आयरन देंगे, Fe+ देंगे, ताकि उसके हार्मोन्स को रेगुलेट किया जा सके। अब हार्मोन्स को रेगुलेट करने के साथ उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है, तो उसको मल्टीवाइटमिन भी देंगे। ये सारा कुछ दिया तो यानी उसके शरीर में क्या होगा। लेकिन इसमें से बहुत सारे सप्लीमेंट हैं जो छोटे बच्चों का जो केस है उसमें नहीं दे सकते, तो उस केस में क्या करेंगे? तो हमारे पास एक ऐसा मल्टीपल विटामिन सोर्सेज का एक स्पाइरुलिना दे सकते हैं, जिंक दे सकते हैं, लेकिन कोएंजाइम नहीं दे सकते, ओमेगा नहीं दे सकते अगर 4, 5, 6 साल के बच्चे हैं तो हमारे पास एक ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट है जिसमें किसी भी हालात के पेशेंट को, किसी भी एज के पेशेंट को, इवन आज जो पैदा हुआ बच्चा, उसको भी फ़ायदा पहुंचाने की ताकत तो है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो पानी है। वहाँ पे काम आता है, वहाँ पे आपके रेस्क्यू में आता है हमारा हाइपर एच कप। आप उनको हाइपर एच कप देना शुरू कीजिए, हाइपर एच कप डायबिटीज़ को ठीक करना भी शुरू कर देगा। और मेरे पास कम से कम तो 30 से 32 ऐसे केसेस हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ था और हाइपर एच कप की वजह से 15 दिनों के अंदर में उनका इंसुलिन बंद हो गया। बाकी लोगों को ज़्यादा टाइम लगा, ऐसा नहीं कि मेरे पास केस नहीं है, बहुत ज़्यादा केसेस मैंने टाइप 1 डायबिटीज़ के भी डील किए हैं, लेकिन कुछ लोगों को 3 महीना भी लग गया, कुछ लोगों को 2.5 महीना भी लग गया। 30-35 लोग ऐसे थे जिनका हाइपर एच कप की वजह से 15 दिनों में, उसमें एक 9 साल का बच्चा भी था, पंचकुला का रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हाइपर एच कप की वजह से उसका लिवर ठीक काम करने लगता है, पेनक्रियास ठीक काम करने लगता है, उसके बॉडी का पीएच वैल्यू नॉर्मल हो जाता है, उसके बॉडी का टेम्परेचर, अंदर पेट का टेम्परेचर, एसिडिटी, सारा कुछ बैलेंस में आ जाता है। तो जो सेल की जो नॉर्मल डिस्ट्रक्शन है वो बंद हो जाती है, टेम्परेचर की वजह से जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, एसिडिटी की वजह से वो सारा कुछ बंद हो जाता है। उसके बाद आप उसको जो सप्लीमेंट्स दे सकते हैं वो सप्लीमेंट देते रहिए। इसके अलावा आपको कुछ देखना होगा जो सिम्पटम्स के हिसाब से जो डायबिटीज़ होती है, सिम्पटम्स के हिसाब से मीन्स कुछ डायबिटिक केसेस होते हैं उनको एनर्जी लेवल, उम्र ज़्यादा है या एनर्जी लेवल इतना लो हो गया, बहुत वीकनेस है, तो उनको आप डायबिटिक प्रोटीन, कीएंस दुनिया की एकमात्र सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी है जो डायबिटीज़ वालों के लिए अलग से प्रोटीन बनाती है। क्योंकि प्रोटीन में मिठास की वजह से ही नहीं, प्रोटीन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं
जो शुगर को यानी ग्लूकोज को ट्रिगर करते हैं, डायबिटीज़ को ट्रिगर करते हैं। तो डायबिटीज़ वालों के लिए अलग से टीएनस ने प्रोटीन बनाया हुआ है जो डायबिटीज़ वालों के लिए 100% पूरी तरह से सेफ़ है। तो आप उनको डायबिटिक प्रोटीन दीजिए, इसको मत भूलिए। जिनको भी वीकनेस है उनको डायबिटिक प्रोटीन जरूर दीजिए, क्योंकि शरीर में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। छोटे बच्चों के केस में डायबिटिक प्रोटीन दीजिए, तो जो 6 साल 7 साल से ऊपर के हैं, 3 साल से कम के बच्चों को देने से पहले उसका एक बार उसके मेडिकल जो भी जहाँ से भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे सलाह लेने के लिए बोलिएगा। और उसके बाद जो लोगों को ओबेसिटी की शिकायत है, तो बाकी जो कंडीशंस हैं, एक्यूलाइफ किस केस में यूज़ करना मैंने बताया, बीसीएम किस केस में यूज़ करना मैंने बताया, वो सारा कुछ सेम रहेगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि केवल जिम्निमा से सबका ठीक हो जाए तो वो नहीं होगा। अगर वजह अलग है तो इलाज भी अलग होगा। वजह अलग है तो इलाज अलग होगा। अब आपके पास मान लीजिए एक गाड़ी है, पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो नहीं चलेगी। अगर उसका चेन टूट जाए तो भी नहीं चलेगी। चलेगी क्या? अगर उसका गियर टूट जाए तो चलेगी क्या? अगर उसका पहिया निकल जाए तो चलेगी क्या? तो प्रॉब्लम तो एक ही है, गाड़ी नहीं चल रही। प्रॉब्लम तो एक ही है, गाड़ी नहीं चल रही। लेकिन अगर उसका पेट्रोल खत्म हुआ है और आप चेन ठीक करने लगे तो क्या चलेगी वो? तो एक्चुअल में एलोपैथिक में तो क्या रीज़न है, वो चाबुक मारने वाला सिस्टम और उसकी वजह से क्या नुकसान होता है मैंने समझा दिया। बाकी जो लोग जिम्निमा यूज़ भी कर रहे हैं, इवन टीएनस का भी जिम्निमा, मैं बाकी कंपनीज़ को एकदम से अलग या डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ। यूज़ तो वो जिम्निमा कर रहे हैं, चाहे वो मधुनाशिनी हो एमवे की या पतंजलि की, या वो IME9 हो या BZR34 हो। लेकिन जिम्निमा जो काम कर सकता है, अगर प्रॉब्लम की जड़ ही वो नहीं है तो वो ठीक कैसे करेगा भाई? रीजन 8-9 है शुगर होने के, जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम को आप केवल जिम्निमा से या जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे से नहीं ठीक कर सकते। जो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड डायबिटीज है आप उसको केवल कंट्रोल कर सकते हो, उससे थोड़ा बहुत, ठीक नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जेनेटिक जो रीजन्स हैं, जेनेटिक को कंट्रोल करने वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे शरीर में है हार्मोन्स, और हमारे शरीर में हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने वाले कुछ पॉइंट्स हैं, और उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए स्प्लीन नाम का एक पार्ट है बॉडी में। तो इसकी स्प्लीन के पॉइंट पे थेरेपी देनी पड़ेगी उसको, तब जाकर के जिनको जेनेटिकली ट्रांसफर्ड डायबिटीज़ है उसमें क्योर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब जल्दी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही रीज़न है कि बाहर के जो सप्लीमेंट हैं वो फॉर्मुलेशन सही होते हुए भी केवल 5 से 7% लोगों के लिए इफेक्टिव होते हैं। केवल 5 से 7%, जो बहुत मॉडरेट केस हैं, बहुत लो लेवल के डायबिटीज़ के केसेस हैं। हमारा जो जिम्निमा है वो अगर अकेले की, वैसे तो शुरू ये जो BCM हो, एक्यूलाइफ हो, या एचकप हो, या चिटोशन हो, या सेल रिजुवेनेशन हो, ये शुरुआत के 6 महीने की कहानी है। इसके बाद जो काम करेगा वो जिम्निमा ही करेगा। बीटा सेल को रीजनरेट करके उसके ऑप्टिमम नंबर तक पहुंचाने का काम जिम्निमा ही करेगा। लेकिन ये जो शुरुआत के 6 महीने की कहानी है कि शरीर को ऐसा आइडियल कंडीशन देना है कि जिम्निमा वो रोल पूरा कर सके, वो कंडीशन देने के लिए इन सब चीज़ों का सपोर्टिव रोल होता है। इसी वजह से अगर जिम्निमा आप अकेले देंगे तो शायद अगर आपके पास 10 पेशेंट आते हैं डायबिटीज़ के, और अगर आप उसको जिम्निमा अकेले दे रहे हैं तो शायद 4 को उसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, 3 को मॉडरेट रिजल्ट आएगा, 3 को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। मैं जिम्निमा के बारे में भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि टीएनस कर रहा हूँ तो जिम्निमा तो ऑलराउंडर हो गया, नहीं। जिम्निमा की भी अपनी लिमिट्स हैं। अगर आप 10 पेशेंट को जिम्निमा देते हैं तो 4 को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, 3 को मॉडरेट रिजल्ट्स आएंगे, 3 को बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में काम करना होगा शुरुआत के 6 महीने। उसके बाद तो जिम्निमा ही चलना है। बाहर से जो ये सब चीज़ें हैं, जो पेशेंट आपके बात करेंगे, आते होंगे कि हम IME9 ले रहे हैं, BZR34 ले रहे हैं, तो इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो 5 से 7% है। अगर 10 में से 1 को भी काम कर गया अच्छा, यही उनका रिजल्ट है, और उसी पर वो चल रहे हैं। 25 करोड़ कस्टमर हैं, 10% उसका 5% भी 2 करोड़ 2.5 करोड़ होता है। अगर हर महीने 2 करोड़ 2.5 करोड़ IME9 भी बिक रहा है तो बहुत होता है। तो उसी के बेस पे वो चल रहे हैं। लेकिन इनका जो फंक्शनैलिटी है वो 5 से 10% होता है। वो 5 से 10% लोगों को ही, जिनका वो एकदम एक्यूरेट वही मॉडरेट डायबिटीज़ वाला वो कंडीशन होता है, उनको तो वो कंट्रोल कर ट्रीट करता है, वो क्योर नहीं करता। वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है, लोग खुश हो जाते हैं कि लेकिन फिर भी एलोपैथी मेडिसिन से तो मैं एमवे के मधुनाशिनी को भी बेहतर मानूंगा, पतंजलि के मधुनाशिनी को भी बेहतर मानूंगा। बिकॉज चाहे वो क्योर नहीं कर पाता, टीएनस बेस्ट है बिकॉज
ये परमानेंट क्योर देता है। लेकिन जो बाकी ये कंपनीज़ हैं, एमवे है या पतंजलि है, इनके जो मधुनाशनी है या BGR34 या ME9 है, वो एलोपैथिक मेडिसिन से तो बेहतर हैं, चाहे ठीक ना करें, ज़िंदगी भर खाना पड़े, लेकिन कम से कम साइड इफ़ेक्ट तो नहीं देते। जो इंसान सस्ता चाहता है कि कम पैसे में कम पैसा खर्च हो, बीमारी चाहे ठीक ना हो, ज़िंदगी भर चलती रहे, उनको जो मर्जी हो करने दीजिए। जिनको एक बीमारी ठीक नहीं करनी है, साथ में 4 बीमारी और लेनी है और एक दिन सारे पैसे खर्च करके मर जाना है, उनको तो जाने दीजिए एलोपैथी में। जिनको परमानेंट ठीक करना है, जिनको ये पता है कि घर बार पैसा गाड़ी मोबाइल सबसे कीमती ज़िंदगी है, इन सब चीज़ों के पीछे खर्चा छोड़ना पड़े, घर बेचना पड़े, तो भी ज़िंदगी बचाने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए, उनको TNS में आने दीजिए। अब हम बात करते हैं खर्चे की। अब टाइम होने लगा है, मेरा 1 घंटे का सेशन होता है, 5 मिनट बचे हुए हैं। मैं खर्चे के बारे में बताया था। लोगों को ये महंगा लगता है, महंगा लगता है तो कितना महंगा है मैं वो बता देता हूँ। अगर किसी इंसान को BCM, एक्यूलाइफ, HCUP के साथ सारे सप्लीमेंट्स जो मैंने बताए उसके साथ जिम्निमा इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसका जो टोटल खर्चा आएगा, ये तीनों चीज़ों मिला करके हो जाएंगे BCM 40 1,20,000 और फिर 1,20,000 और 30,000 1,50,000 और 48,000 यानी 2 लाख। इसमें से उसको वापस लें, यानी 1,60,70 यानी जो कैशबैक वगैरह 1,60,000 से 70,000 के आसपास, जिसको सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, सारे इक्विपमेंट सारे सप्लीमेंट, उसको 1 लाख, यानी टाइप 1 वाला जो सीवियर मोस्ट केस है उसको 1,70,000 के आसपास खर्चा आएगा। मैक्सिमम खर्चा जो डायबिटीज़ को ठीक करने का, परमानेंट क्योर करने का, पूरे 2.5 साल का। मैंने 2.5 साल तक जो सप्लीमेंट चलेंगे उनका कॉस्ट, तीनों मशीनों का कॉस्ट, शुरुआत के 6 महीने में जो 3-4 टाइप के सप्लीमेंट चलेंगे उनका कॉस्ट, सब कुछ कैलकुलेट किया है। 1,70,000 रुपये उसका कॉस्ट आएगा पूरा ट्रीटमेंट का, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एलोपैथी की। मान लीजिए किसी को 40 साल की उम्र में डायबिटीज़ होता है और 10 साल तक वो दवाइयाँ खाता है और उसकी दवाइयाँ हैं 1,000 रुपये महीने की, तो 12,000 यानी 10 साल तक में वो 1,20,000 की दवाइयाँ खा जाएगा। 1,20,000 की दवाइयाँ खा गया, बीच में वो टेस्ट कितनी बार कराएगा, बीच में वो डॉक्टर के पास जाकर के उसको फीस कितनी देगा पता नहीं। 10 साल के बाद उसको इंसुलिन लगने शुरू हो जाते हैं, तो उसका खर्चा बढ़ के हो जाएगा 3,000 रुपये महीने। वो 10 साल तक और वो खर्चा करता है, यानी 3,000 रुपये महीने के हिसाब से 3,60,000 रुपये वो 10 साल तक और खर्चा करता है, यानी टोटल 4,80,000 हो गया। इसमें से डॉक्टर्स का और टेस्ट का खर्च भी ऐड कर लीजिए तो लगभग 6 लाख रुपये खर्च हो गया। 20 साल तक डायबिटीज़ रहने के बाद या तो उसको पैरालिसिस का अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट में ब्लॉक हो जाएगी, उसकी बाईपास सर्जरी हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, नहीं तो उसको डायलिसिस शुरू हो जाएगा, तो फिर और खर्चा। यानी कुल मिलाकर के एक डायबिटीज़ का बंदा 20 साल में कम से कम 20 लाख रुपये 15 लाख रुपये खर्च करता है और उसके बाद मर जाता है। तो ये कैलकुलेशन आप अपने पेशेंट को ज़रूर समझाइए और उसके बाद उसको समझाइए कि 5 लाख 10 लाख 15 लाख खर्च करके मरना सस्ता है या 1.25 2 लाख खर्च करके जीना। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, महंगा क्यों लगता है लोगों को, क्योंकि वहाँ पे जब बीमारी की शुरुआत होती है तो 1,000 रुपये महीने 2,000 रुपये महीने से शुरू होता है इलाज। यहाँ पे मशीनें खरीदनी है थेरेपी के लिए या सप्लीमेंट्स खरीदने हैं 1 महीने में 8,000 7,000 के, तो यहाँ पे शुरुआत में ऐसे लगता है कि अब मान लीजिए किसी को आप बोल दोगे 1,25,000 की 3 मशीनें आएंगी खरीदो, तो उसको तो लगेगा 1,25,000 लग रहा है। उनको ये नहीं पता कि उसके बाद तो 1,000 रुपये का सप्लीमेंट हर महीने लेना है, तो इसलिए वो डर जाते हैं। तो उनको पूरा ट्रीटमेंट कॉस्ट समझाइए, पूरा ट्रीटमेंट में जो टाइम इन्वॉल्वमेंट है वो समझाइए कि पूरा इतना होगा। वो एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें उनका कितना खर्चा आ रहा है, कितने साल वो करा चुके हैं, कितना पैसा दे चुके हैं और आगे कितने साल जीने की उम्मीद करते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है और कितना खर्चा आ सकता है, सारा कुछ कैलकुलेट करके। तो TNS एक्चुअली, और कहीं भी अगर आपको 100 रुपये महीने देना है लेकिन ज़िंदगी भर देना है और 1,000 रुपये महीने देना है लेकिन 2 साल ही देना है, तो महंगा कौन सा होगा? ये तो कोई भी, ये तो नॉर्मल छोटा बच्चा भी कैलकुलेट करके बता सकता है। तो ये कैलकुलेशन उनको महंगा लगेगा लोगों को, क्योंकि आप 1 महीने में ही बोलेंगे 40,000 की मशीन खरीद लो या 80,000 की, महंगा तो लगेगा। लेकिन उनको ये समझाइए कि यहाँ पे आपको ये जो लग रहा है ये हर महीने नहीं लगना है, ये टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट उनको बताइए कि 2.5 साल का ये टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट है।
आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे उसमें से मोस्टली वो रहते होंगे 80% 90% वो रहते होंगे जो 2.5 साल से ज़्यादा से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, 3 साल से 5 साल से। 5 साल से अगर कोई 1,000 रुपये महीने की ट्रीटमेंट, तो 60-70 हज़ार 80,000 कम से कम 1 लाख तो वो खर्च कर चुका होता है अपने डायबिटीज़ के पीछे। बोलिए आपने 1 लाख खर्च किया फिर भी आपको दूसरी जगह आना पड़ा ना, यहाँ पे आप खर्च करेंगे तो आपको नहीं जाना पड़ेगा, आप ठीक हो जाएंगे। बाकी जो लोग ठीक हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस मेरे YouTube के चैनल पे हैं, आप वो देख सकते हैं। और कोरोना कैसा चल रहा है चाइना, मैं एक कोरोना और चाइना आजकल एक करंट टॉपिक है, तो उसके बारे में लास्ट में 2 मिनट में एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास, मैं 2 चीज़ें बताऊँगा इसके बारे में। मेरे पास मेरे एक दोस्त हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं किसी और कंपनी का, मेरे को उनका कंपनी का नाम याद नहीं। उन्होंने कल मुझे एक मैसेज भेजा कि चाइना ने इंडिया को वायरस दिया और टाटा ने उससे लड़ने के लिए 50 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ रुपए दिए, लेकिन फिर भी सब ठीक होने के बाद लोग टाटा की गाड़ियां नहीं खरीद के MG हेक्टर खरीदेंगे और चाइना को पैसा देंगे। फिर मैंने जो उनको रिप्लाई दिया, उसके बाद बेचारे ने से हाथ जोड़ दिया, क्योंकि मैंने उनको रिप्लाई को 2 पॉइंट्स में दिया कि ये एक्चुअली ये वो भी एक सो कॉल्ड देशभक्त हैं, और देशभक्त कैसे होते हैं, उनका नॉलेज का लेवल कैसे होता है, ये पोस्ट आजकल बहुत वायरल हो रहा है। मैंने उनको जो रिप्लाई दिया वो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि बिल्कुल हम लोग मूर्ख हैं, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि जो टाटा की गाड़ियाँ होती हैं उसमें 60% कंपोनेंट चाइना से इंपोर्ट करके लगाए जाते हैं, और जो MG हेक्टर है उसमें भी टायर जो बना लगा हुआ है वो केरला के रबर का लगा हुआ है। तो ये जुगलबंदी हम कभी तोड़ नहीं सकते, ये इंटरनेशनल ट्रेड समझना हम जैसे मूर्खों की बात, बस की बात नहीं है। मोर ओवर जो MG हेक्टर है वो मॉरिस गैरेज MG कंपनी की गाड़ी है, वो एक ब्रिटिश कंपनी है जो अपनी गाड़ी इंडिया में बना रही है, उसका चाइना से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ पार्ट वो भी चाइना से इंपोर्ट करके लगाता है। तो ये तो है उनका नॉलेज का लेवल। मॉरिस गैरेज को चाइना का बता करके वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने इनको बोला कि अगर आप उससे भी फर्दर जा कर के थोड़ा देखें तो जो हमारी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसकी XUV 500 और XUV 300 जो गाड़ी है वो सैंगयोंग के रेक्सटन के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। सैंगयोंग एक चाइना की मोटर व्हीकल कंपनी है जिसको महिंद्रा एंड महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया है, और सैंगयोंग के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है जो इंडिया में खूब हिट हो रही है। केवल महिंद्रा उसकी मैन्युफैक्चर करके मार्केटिंग कर रहा है, वो है चाइनीज। और इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना ट्रैक्टर चाइना में बना रहा है और इंडिया के अलावा 34 और देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना से महिंद्रा के ट्रैक्टर बन के इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं। तो जिन लोगों के पास अकल नहीं है वो एक्चुअल में देश के दुश्मन समझते तो हैं कि मैं इन पोस्ट को भेज करके देशभक्ति का काम कर रहा हूँ, लेकिन वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में सहानुभूति रखिए, उन पर दया दिखाइए। उनके पास अकल ही नहीं होती एक्चुअली, वो दया के पात्र हैं, उनको दया दिखाइए, उनकी बातों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि चाइना के प्रेसिडेंट ने भी बोला, चाइना के डॉक्टर्स ने भी बोला, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है कि उन्होंने TCM की मदद से, जो चाइना की 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, TCM की मदद से कंट्रोल किया कोरोना को उन्होंने TCM की मदद से कंट्रोल किया। क्योंकि इतने ज़्यादा लेवल पे वुहान एक छोटा सा प्रोविंस है, वुहान प्रोविंस में भी इतने ज़्यादा हॉस्पिटल और इतना मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। 80,000 से ज़्यादा केसेस हुए वुहान में अकेले। वहाँ पे 10,000 बेड्स का एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बनाया चाइना ने, लेकिन वहाँ पे भी 10,000 वेंटिलेटर एक साथ नहीं आ गए थे उनके पास भी, तो उनके पास भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने लोगों को प्रिवेंटिव थेरेपी, प्रिवेंटिव इलाज देना शुरू कर दिया TCM के तौर पे। उन्हें अपनी 5 साल की पुरानी चिकित्सा पद्धति पे इतना भरोसा है। इंडिया में भी आयुष मंत्रालय बनाया, हमारा भी हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, लेकिन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स को मना कर दिया, अपना क्लिनिक खोलने के लिए भी मना कर दिया सरकार ने। और टाइम में तो ये जो आयुष से रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं वो हल्ला मचाते हैं कि हम तो MBBS के इक्विवेलेंट हैं, हमें भी डॉक्टर कहा जाना चाहिए। आज कहाँ है पता नहीं, आज उनका ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं हर्ट हो रहा है मुझे नहीं पता। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि हमारी सरकार खुद ही मान के चल रही है कि हमारा आयुर्वेद इसके लायक नहीं है कि कोरोना को कंट्रोल कर सके। क्यों नहीं आयुर्वेद को इस्तेमाल कर रही है, क्यों नहीं हम? सरकार तो छोड़िए, सरकार से तो जितना बन पड़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं, हम सरकार को ही अकेले ब्लेम दें। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हम क्यों नहीं आयुर्वेद को अपना रहे हैं? हम क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं आयुर्वेद पे? क्यों हम बीमार होते हैं तो सीधा भागते हैं एलोपैथी डॉक्टर के पास? एलोपैथी मेडिसिन का 70% रॉ मटेरियल तो चाइना से इंपोर्ट होता है।
हॉस्पिटल्स, एलोपैथी ट्रीटमेंट करने वाले हॉस्पिटल्स में तो 70% इक्विपमेंट चाइना से इंपोर्ट होते हैं। क्यों नहीं भागते हम आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास? सोचने की बात है। चाइना को अपने TCM पे इतना भरोसा है और वो इसलिए इतना आगे है, और इसीलिए हमारी मजबूरी है कि हम कभी चाइना के बिना नहीं रह सकते। और पहले भी मैंने बताया था, ये जो देशभक्त है ना, वो देश की लुटिया डुबोने का काम कर रहे हैं। अगर इसकी वजह से दोनों देशों ने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, तुम मुझे कुछ नहीं देगा, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, चाइना को 3% ट्रेड लॉस होने वाला है। चाइना के टोटल एक्सपोर्ट का केवल 3% इंडिया आता है। इंडिया का 11.8% चाइना जाता है, तो इंडिया को 8.8% ज़्यादा का नुकसान होने वाला है। वैसे इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत कम है, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन रॉ मटेरियल सारा चाइना के पास नहीं है। मिनरल्स के मामले में, हर्ब्स के मामले में इंडिया बहुत रिच है। तो जो भी मिनरल्स, जो भी हर्ब्स चाइना को चाहिए होते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मेडिसिन के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, हेवी मशीनरी के लिए, वो इंडिया से खरीदता है। सोचिए नुकसान किसका है। और ये भक्तों को, देशभक्तों को, सो कॉल्ड जो गरीब यहाँ से पैदल देशभक्त हैं, उनको समझाइए, ये डेटा दिखाइए उनको। वो हमसे सामान लेता है, हमसे उसने लोहा लिया, मशीन बना करके हमको दे दिया। लेकिन हमसे लोहा लिया, मान लीजिए कि हमसे लोहा लेकर के वो कोई भी मशीन, मान लीजिए कि एक फ्रेम बनाता है, एक फ्रेम बनाता है जो हमें दे देता है, आयरन हमसे ले लेता है। तो हमसे वो जो आयरन लेता है वो लेता है 5000 टन, लेकिन हमें जो फ्रेम देता है वो 1000 टन के ही देता है। 4000 टन का फ्रेम का फ्रेम वो दूसरे देशों को भी तो एक्सपोर्ट करता है। यानी जितना हम उससे लेते हैं, अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो हम एक्सपोर्ट में उससे बहुत डेफिसिट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे देशों से ला करके वो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, ये हमारा लॉस है। तो इन सब भटकाने वाले, ये जो दिमाग से पैदल देशभक्त घूम रहे हैं, वो एक्चुअली दूसरे का एजेंडा चला रहे हैं। कुछ तो उसमें उनका अपना एजेंडा है, अपनी कंपनियां हैं, और ज़्यादातर लोग आपको वो मिलेंगे जो किसी न किसी देसी, इंडिया के घटिया प्रोडक्ट बनाने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं। अब कुछ लोग उनके प्रोपेगेंडा, क्योंकि देशभक्ति, देश से तो सबको प्यार है, हमें भी प्यार है, आपको भी प्यार है, तो जब बात देश की आती है तो थोड़ा हमारा दिल भी कचोटता है, तो इसलिए लोग बहक जाते हैं। तो लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। और लोगों को लगता है कि हमारा बिजनेस खराब होगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आपको हर चीज़ की, हर फील्ड की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं, तो मैं डॉक्टर हूँ या मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे नहीं पता होता कि मॉरिस गैरेज कहाँ की कंपनी है और उसमें जो टायर लग रहे हैं उसके लिए रबर कहाँ से आता है, या टाटा के गाड़ियों में मैं तो स्पेयर पार्ट का नाम तक बता सकता हूँ कि कौन कौन सी गाड़ी का कौन सा पार्ट कहाँ से इंपोर्ट होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बैठे बैठे डॉक्टर अनुराग आएगा, बता देगा सब कुछ नहीं। ये मेरा जितना बिजनेस है उतना ही आपका भी बिजनेस है। आपकी भी ड्यूटी बनती है कि पढ़ें। ये इन्फॉर्मेशन सारी मैंने भी पढ़ के हासिल की है, मुझे आके कोई पढ़ाता नहीं है, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे सब कुछ, बैठे बैठे आम बस वो सब कुछ कोई रस बना करके मिला करके दे देगा, हम खाली गटाक से पी जाएंगे, तो नहीं चलेगा, तो आपका बिजनेस डूबेगा। तो ऐसे टाइम में बिजनेस डूबेगा। इस टाइम में आपको मजबूत होने की ज़रूरत है। नॉलेज ही इंसान को मजबूत बनाती है। डोले शोले बना करके कोई मजबूत नहीं बनता, डोले शोले बना करके कोई मजबूत नहीं बनता। इंसान को मजबूत बनाती है उसकी बुद्धि, उसकी नॉलेज। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी बुद्धि को बढ़ाइए, पढ़िए, अपने बिजनेस के बारे में पढ़िए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़िए, उसकी फिलॉसफी के बारे में पढ़िए, इंडिया चाइना के ट्रेड रिलेशनशिप के बारे में पढ़िए। भारत चाइना को क्या देता है, चाइना भारत को क्या देता है, अगर ये लेन देन बंद हो जाए तो भारत को क्या फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये सारा कुछ पढ़िए। आप किसी से भी डिबेट कर सकते हैं, किसी से भी डिबेट कर सकते हैं। आप पढ़िए इन सब चीज़ों को, ये सारी नॉलेज पब्लिक पोर्टल पे अवेलेबल है। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ धरे रहेंगे, तो ये हो गया आजकल, तो ये हो गया, हमारा बिजनेस नहीं चला। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए ऐसे काम चोरों का बिजनेस। तो जो सिर्फ ये रोते रहे कि आजकल तो कोरोना की वजह से लोग चाइना को गाली दे रहे हैं तो हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, तो ऐसे लोगों का बिजनेस चलना भी नहीं चाहिए। आप हैं भी नहीं उस लायक कि आपका बिजनेस चले। क्यों चले आपका बिजनेस? आप अपने बिजनेस को बचाने के लिए अगर एफर्ट्स नहीं कर सकते, नॉलेज नहीं गेन कर सकते, सीख नहीं सकते, तो क्यों चले आपका बिजनेस? आपको फेल होना चाहिए। यू डिजर्व टू फेल। जो भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे रोते हैं, रोने वाले फेलियर और लूज़र होने के लिए ही बने हैं। जीतता वो है जो लड़ता है, जीतता वो है जो सीखता है। तो सीखिए और लड़िए, आप सही हैं। और अगर आपको ये नहीं हो सकता आपसे कि आप सीख नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते, तो आप हारेंगे, डेफिनेटली हारेंगे, गारंटी है आप हारेंगे। आप यहाँ नहीं, कहीं भी चले जाइए, आप हारेंगे। आज चाइना की बातें, कल कोरिया का होगा, परसों अमेरिका का होगा।
जब स्वदेशी की बात आती है, आज तो चलो चाहे फिर बात आएगी स्वदेशी की, फिर स्वदेशी में भी बात आएगी कि मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, मैं यूपी का सामान क्यों खरीदूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं बिहार का सामान क्यों खरीदूँ। जब यूपी की बात आएगी तो कानपुर वाला बोलेगा मैं लखनऊ का सामान क्यों खरीदूँ। तो आप कहीं भी नहीं बचेंगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप लड़ने को तैयार नहीं है तो, क्योंकि डिफ्रेंशिएट तो लोग करते रहेंगे। आपकी गली का बनिया बोनेगा ना, भाई साहब रहते हो विकास नगर में और सामान खरीदते हो मुंशी पुलिया से, बोलेगा ना। या रहते हो रजौरी गार्डन में और शॉपिंग करने जाते हो करोल बाग, तो ये तो होगा ही, ये तो होना ही है। लोग अपना फायदा देखते हैं, आपको अपना फायदा देखना है। उसने ये सीखा है कि वो अपने आप को आपके करीब कैसे बता सकता है, तो आपको ये सीखना है कि आप अपने आप को उससे बेहतर कैसे बता सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका बिजनेस है, ये आपको सीखना होगा। जय हिंद।